Hello, all. Welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi, and we are doing higher education schemes. आज हम लेके आए हैं ईशान उदय और इम्प्रिंट के बारे में. तो पहले शुरू करने से पहले सबसे पहले आप डाइव टू लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी जरूर से करें. सो लेट अस स्टार्ट. ईशान उदय क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले. ओके. So, the Ministry of HRD and the University Grants Commission has taken special interest with regard to promotion of higher education in the NER. NER matlab North Eastern region, okay? For improving the GER, promoting higher education, and for encouraging children belonging to economically weaker section of the Northeastern region, the UGC has decided to launch Ishan Uday. ठीक है. तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं उनको इनकरेज करने के लिए ये ईशान उदय बेसिकली इंट्रोड्यूस और लॉन्च किया गया था. ठीक है. स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर एकेडमिक सेशंस 2014-15. तो ये क्या है, एक एकेडमिक सेशन 2015 के लिए लॉन्च 2014-15 के लिए लॉन्च किया गया था. बिफोर लॉन्चिंग द स्कीम, द यूजीसी अंडरटुक वाइड रेंज consultation with state government and central and state university and northeastern region. The Ministry of HRD, the Ministry of Development of Northeastern Region, the Northeastern Council, Shillong and other stakeholders. तो ये ऐसे अचानक से इन्होंने ये लॉन्च नहीं किया. इन्होंने बहुत सारे कंसल्ट किया था. स्टेट गवर्नमेंट से किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से किया, स्टेट यूनिवर्सिटीज किया, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंटल जो भी पॉलिसीज है उनके, उन सबको कंसल्ट करने के बाद और फिर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, शिलोंग, सबको मिलजुल कर सबका कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर बाद में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. ठीक है. Now, what were the objectives and scopes of this program? To provide equal opportunity for higher studies in Northeastern region, to increase the gross enrollment ratio (GR) in Northeastern region, and to focus more on professional education in Northeastern region. Optimize utilization of Northeastern region budgetary association. तो ये सब क्या था इनका ऑब्जेक्टिव्स यही था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हायर स्टडीज के लिए. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बच्चे उनको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इंक्रीज होए. ठीक है. एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रोफेशनल एजुकेशन का ज्यादा फोकस बने. इस वजह से ये स्कोप लॉन्च किया गया था टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बजटरी एसोसिएशन. जो बजट पास किया गया था उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलिटी कर पाए, इसलिए ये ईशान उदय लॉन्च किया गया था. ठीक है. व्हाट वर द स्कोप्स नाउ? इट इज एम्फसाइज्ड टू प्रोवाइड दैट 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप एवरी ईयर. हर साल 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, beginning from the academic year 2014-15 for general degree courses, technical and professional courses, including medical and paramedical courses, as per the respective statutory council. हाँ के जो statutory council उनके मुताबिक. ठीक है. किसको ये किन को क्या क्या प्रोवाइड करना था इनको एकेडमिक्स ईयर 2014-15 के लिए जनरल डिग्री कोर्सेज में स्कॉलरशिप देना था, टेक्निकल एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज में, मेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज में इनको सबको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना था. ये था इसका स्कोप, मेन स्कोप. नाउ व्हाट विद द एलिजिबिलिटी, किसको मिलेगा, ये कौन एलिजिबल है ये इस टाइप के स्कॉलरशिप पाने के लिए? स्टूडेंट विद मसाइल ऑफ स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन का ही होना चाहिए, वहीं रहने का बासिंदा होना चाहिए. ठीक है. जो +2 पास कर चुका हो, जो इक्विवेलेंट हो विद CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड और NIOS और विद इन NER, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ही पढ़ाई कर रहा हो और CBSE, ISC, NIOS से रिलेटेड हो, उसके इक्वल हो. ठीक है. उसके इक्विवेलेंट हो उसके एग्जाम्स, और and have secured admission in general degree courses, technical and professional courses, including medical, paramedical courses. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था किनको मिलेगा, जिन्होंने जो +2 पास कर चुके हैं, CBSE बोर्ड से हो, मतलब उनके बोर्ड इक्विवेलेंट हो CBSE से, ICSE से या फिर NIOS से, और फिर जो किस चीज में एडमिशन चाहते हो, डिग्री कोर्सेज के लिए, टेक्निकल कोर्सेज, पैरामेडिकल, मेडिकल, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वो अफिलिएटेड हो, तो उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगा. ठीक है. एंड द यूनिवर्सिटीज
in universities, college institutions recognized under university institutes, colleges included on the section 2F and 2B12 ऑफ यूजीसी एक्ट. तो किन कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, ये उन्हीं कॉलेज, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में इनको ये एडमिशन मिल सकता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूजीसी के एक्ट सेक्शन 2F और 12B के अंतर्गत आता हो. ठीक है. Next is deemed to be universities included under Section 3 of the UGC Act 1956 and eligible to receive grants in aids from UGC. तो UGC के एक्ट के अंदर आना चाहिए ये यूनिवर्सिटी, और वो जो ग्रांट जो यूजीसी इनको देंगी ये यूनिवर्सिटी को, उसका एलिजिबल होना चाहिए ये यूनिवर्सिटीज. ठीक है. यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस फंडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो जो भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से फंड पाते हैं वो गवर्नमेंट, वो यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए. एंड देन इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल नेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा हो, इंस्टीट्यूशन recognized by other statutory councils within as well as outside the state of NC. ये नहीं है कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा, बट हाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर मिलेगा अगर वो सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है जो यूजीसी के अंतर्गत आना चाहिए, तो वो मिलेगा. और आउट ऑफ द स्टेट, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अदर पार्ट, मतलब आउट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी इनको ये स्कॉलरशिप एलिजिबल होगा. Only first year undergraduate students are eligible to apply for the scholarship. जो फर्स्ट ईयर में अंडरग्रेजुएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, खाली वो ही लोग इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं. फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज the scholarship will be tenable for the complete duration of the course. For dual degree courses, the scholarship shall be tenable for the first degree. The universities shall clarify it within recommending a candidate for scholarship. तो अगर आप कोई 2 डिग्री एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हो तो स्कॉलरशिप सिर्फ आपको एक डिग्री के लिए मिलेगा, जो फर्स्ट डिग्री आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए ही मिलेगा. ठीक है. और वो आपका यूनिवर्सिटी ही आपको रेकमेंड करेगा कि किस कैंडिडेट को कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है. ये आपके चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगा, मुझे इसी यूनिवर्सिटी में चाहिए, मुझे इसी इंस्टीट्यूट में चाहिए, ये नहीं होगा. ये रिकमेंड करेंगे द यूनिवर्सिटी जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं. फॉर अवेलिंग स्कॉलरशिप अंडर दिस स्कीम, द इनकम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट शुड नॉट एक्सीड 4.5 लाख पर annum. सो आपको एलिजिबल होने के लिए आपके पेरेंट्स का इनकम जो है, जो सालाना इनकम है, वो 4.5 लाख नहीं होना चाहिए. हर एक साल का आपका इनकम इतना नहीं होना चाहिए आपके पेरेंट्स का. इफ यू आर बिलो दिस इनकम लेवल, आप एलिजिबल होते हो. अगर आपके पेरेंट्स का इनकम लेवल इस 4.5 लाख से ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दोज स्कॉलरशिप. करेक्ट. मतलब आपके पेरेंट्स के इनकम भी देखा जाएगा टू फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, दैट इज ईशान उदय. Transgender candidates are eligible to apply under the scheme. The reservation shall be followed as per government of Indian norms. तो ट्रांसजेंडर जो भी है उनको भी ये स्कॉलरशिप मिल सकता है, और जो भी इसका रिजर्वेशन है या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ही लागू होगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एक्सक्लूशंस, क्या क्या हम लोग एक्सक्लूड करेंगे. तो फॉलोइंग शिल नॉट बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. क्या चीज आपके पास अगर हो और आप एलिजिबल नहीं हो सकते, वो देख लेते हैं. स्टूडेंट परसुइंग कोर्सेज प्रोग्राम्स थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज. अगर आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोर्स आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो. स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलिंग स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर एनी अदर स्कीम. तो किसी भी और स्कीम के अंदर अगर आपको स्कॉलरशिप पहले से दिया गया है तो दूसरे प्रोग्राम के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा. स्टूडेंट्स गेनिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, उनको भी अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहा है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा. स्टूडेंट परसुइंग कोर्सेज सच एज डिप्लोमा कोर्सेज नॉट लीडिंग टू अवार्ड ऑफ अ डिग्री. तो किसी भी डिप्लोमा कोर्स के लिए हम यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको स्कॉलरशिप या ईशान उदय स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता क्योंकि वो आपको कोई डिग्री हासिल नहीं करवाएगा. स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स इनकम एक्सीड रुपीज 4.5 लाख पर एनम, ये मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, कि अगर पेरेंट्स का इनकम 4.5 लाख से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं होगे. Now what are the slots? UGC will award 10,000 fresh scholarships per year. हर साल 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देगा यूजीसी.
ठीक है. Allocation of slots for each state shall be done based upon the population latest census report of the respective states. If the slot remain vacant in any particular state, the unfilled slots shall be distributed equally among other states. There shall be 3% horizontal reservations for differently abled persons. तो इसमें बोला गया 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा हर साल. उसमें से आपके स्टेट का पॉपुलेशन क्या है उस हिसाब से उस बेसिस पे आपका कोटा वहाँ पे बताया जाएगा कि आपके स्टेट से इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा. अगर बाई चांस किसी भी स्टेट में बाकी के स्टेट्स में कोई भी वैकेंट रह जाता है स्लॉट, तो फिर उस वैकेंट स्लॉट को क्या किया जाएगा, हर स्टेट में बराबर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ठीक है. एंड देयर इज अ 3% reservation for the differently abled persons also इस कोटा के सिस्टम इस स्कॉलरशिप में. ठीक है. 3% है फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ठीक है. ये याद करिएगा आप कि 3% डिफरेंटली एबल्ड के लिए रिजर्व्ड रहता है कोटा. नाउ व्हाट्स द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,400 5,400 रुपये पर मंथ. ठीक है. आपको पर मंथ मिलेगा 5,400 रुपये फॉर जनरल डिग्री. अगर आपका कोई जनरल डिग्री हो तो आपको 5,400 रुपीज पर मंथ मिलेंगे एंड रुपीज 7,800 पर मंथ फॉर technical and professional courses including medical paramedical courses will be given through direct benefit transfer that is DBT to the beneficiary student. ठीक है. जिसमें जो बच्चे जो बच्चे जनरल कोर्सेज कर रहे हैं उनको 5,400 रुपये पर महीना मिलेगा. ठीक है. लेकिन जो बच्चे टेक्निकल प्रोफेशनल मेडिकल दैट इज पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं उनको 7,800 रुपया पर मंथ मिलेगा. वो डायरेक्टली आपको कहाँ मिलेगा? डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर बोल के आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. ठीक है. द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द स्कीम. अब आप कैसे इस स्कीम के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे ये देख लेते हैं. द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड once in a year through advertisement in leading newspapers and employment newspapers for the candidates fulfilling the eligibility condition under the scheme. A short notification will also be uploaded on the UGC website, that is www.ugc.ac.in. ठीक है. तो आप कैसे अप्लाई करोगे? ये एप्लीकेशन या जो भी इन्विटेशन है आपको साल में एक ही बार यूजीसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स है कंट्री के अंदर उसके अंदर ये एडवर्टाइज करते हैं अपना स्कॉलरशिप का. एंड देन देयर इज एक छोटा नोटिफिकेशन यूजीसी अपने वेबसाइट में भी अपलोड करता है. ठीक है. तो वो हमें अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो हमें उसको फॉलो करना होगा कि कब ये प्रोग्राम्स या कब ये स्कॉलरशिप एडवर्टाइज होते हैं. Incomplete applications will not be placed before the export committee. Candidates have to apply strictly as per instruction given in online application portal. तो जो भी पोर्टल में बताया गया है जितना जो भी फिलअप करना है फॉर्म उसको आपको प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करना है. अगर बाई चांस किसी वजह से आपका फॉर्म फिलअप करने में मतलब इनकम्प्लीट हो जाता है तो दैट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. वो एक्सपोर्ट कमेटी के पास आगे फॉरवर्ड नहीं होता. ठीक है. नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे सिलेक्ट होता है? The awardee will be selected on the basis of marks scored by them in class 12 or equivalent exams. तो पहले ही बोला गया था ना कि CBSE या ICSE या NIOS जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम्स है उसका इक्विवेलेंट आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए. आपका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होना चाहिए. तो ये बच्चे जो भी आप स्कॉलरशिप लेने जा रहे हो वो आपका क्लास 12 का रिजल्ट देखिएगा. क्लास 12 का रिजल्ट में आपको यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स होना चाहिए आपका तभी आप सिलेक्ट होगे. फर्स्ट पॉइंट इज बाय द क्लास 12 एग्जामिनेशन रिजल्ट आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है. आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना होगा. Second, the commission reserves the right to withdraw, cancel the award without assigning any reason. Results shall be published on the UGC website. अगर बाई चांस जो कमीशन है जो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें कुछ चीज आपका समझ में नहीं आया किसी भी रीजन से समझ में नहीं आया वो विदाउट एनी आपको बिना एक्सप्लेनेशन के आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे. वो लोग विड्रॉल या कैंसिल कर देंगे और बाद में रिजल्ट जो यूजीसी वेबसाइट पे पब्लिश होगा उससे पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए. ठीक है. Award letters can be downloaded from the UGC online application portal. The effective date of release of fellowship shall be 1st April of
the selection year or the actual date of joining the first year of the undergraduate degree courses whichever is later. तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये यूजीसी में आपका पोर्टल के अंदर जो पब्लिश होगा रिजल्ट उसमें पता चलेगा। एंड देन व्हाट हैपन, आप कैसे कब स्टार्ट कर सकते हो? आप 1 अप्रैल से यू आपका सिलेक्शन हो गया, यू कैन गो एंड जॉइन द जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई किए उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो भी फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अपने अपने डेट्स होते हैं, वो तब से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के समय पे क्या होगा? द कैंडिडेट शुड ज्वाइन द फेलोशिप विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अवार्ड लेटर, फेलिंग विच द अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। तो इसमें आप अगर ज्वाइनिंग कर रहे हो और अगर आपका सपोज मान लीजिए 1 अप्रैल को ज्वाइन करना है, तो आपका 1 अप्रैल से लेके 6 month तक अगर बाई चांस कोई रीजन से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो आफ्टर 6 months आपका जो अवार्ड मिला है, आपको स्कॉलरशिप मिला है, वो कैंसिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू ज्वाइन विद इन दैट 6 months। नाउ ड्यूरेशन एंड ऑफ स्कॉलरशिप एंड रिन्यूअल, अब कितना टाइम के लिए है और कैसे रिन्यू कर सकते हैं वो देखते हैं। द स्कॉलरशिप ग्रांटेड अंडर द स्कीम विल बी केप्ट रिन्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फर्स्ट डिग्री कोर्स सब्जेक्ट टू गुड कंडक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अटेंडेंस। तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो कैसे इंटैक्ट रहेगा या रिन्यूड रहेगा कि आप कितने फर्स्ट डिग्री कोर्स में आपका सब्जेक्ट जो भी लिया था आपने उसमें आपका गुड गुड परफॉर्मेंस हो, आपका गुड कंडक्ट हो, आप अपने गुड कंडक्ट अपने बिहेवियर को मेंटेन करके रखते हो, और आपके अटेंडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका अटेंडेंस। जितना भी अटेंडेंस चाहिए होता है यूनिवर्सिटी को, अगर वो अटेंडेंस आपका है वहाँ पे, तो वो आपका स्कॉलरशिप valid रहेगा। Students failing to get promoted to the next class or level would get the scholarship in the following year, subject to the condition that if the student fail again for the second time, he or she would forfeit the scholarship and it would not be renewed for the remaining period of the course। ठीक है, तो अगर बाई चांस आप फेल हो जाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका क्या होता है? फर्स्ट में आप एक बार फेल होते हो, तो ये कमीशन जो है आपको ग्रांट करती है स्कॉलरशिप फॉर नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, कि ठीक है इस बार फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना है, यू कैन डू इट गुड। बट सेकेंड टाइम भी अगर आप फेल होते हो, इफ यू फेल अगेन, इफ यू फेल अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, फिर आपका स्कॉलरशिप फॉरफिट हो जाता है, देन रिन्यू नहीं हो सकता वो। ठीक है, एंड यू हैव टू आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो पीरियड ऑफ द कोर्स है आपको फुल पेमेंट करके ही वहां पे पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, सो थर्ड, if an awardee is unable to appear in the annual examination owing to illness or an on account of any unforeseen event, the scholarship may be renewed for the next academic year on submission of medical certificate and other proof to satisfaction of the head of the institution। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर आप बाई चांस, ठीक है, मेडिकल इश्यूज की वजह से, कोई बीमारी वगैरह की वजह से, या घर में कोई प्रॉब्लम की वजह से आप फाइनल एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं, तो आपका स्कॉलरशिप रिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए। लेकिन आपको हायर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ये प्रूफ करके देना होगा विद द मेडिकल सर्टिफिकेट कि मेरा ये रीजन था इसलिए मैं एग्जामिनेशन नहीं दे पाई, या वट एवर द रीजन और सिचुएशन वॉज देयर विथ यू, हर चीज का आपको प्रूफ उनको देना पड़ेगा। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपका रिन्यू हो जाएगा, और इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड देन इट विल बी forfeited। ओके, द प्रोसेस ऑफ द स्कॉलरशिप is to be monitored by the head of the department of the university college institution. The scholarship is required to submit quarterly continuation certificate duly signed by the head of the institution of the university college institution to the designated branch of the nominated bank। तो आपका जो प्रोग्रेस है स्कॉलरशिप का वो मॉनिटर कौन करता है, कौन देखता है? तो दैट इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी होता है कि फलाना फलाना इंसान को, हम लोगों ने इतने स्टूडेंट्स को हमारे यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप मिला है, तो उनका प्रोग्रेस क्या है, उनका क्या चल रहा है, कैसा स्टडीज है, अटेंडेंस क्या है, वो सारे मॉनिटर किए जाते हैं। एंड वो स्कॉलरशिप इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड, द स्कॉलर जो बच्चा है वो उसको क्वार्टरली, हर क्वार्टरली अपने सर्टिफिकेट अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से साइन करवा के, एंड वो जो ब्रांच जिस बैंक में आपका पैसा आ रहा है ना, उस ब्रांच में आपको
देने होते हैं कि आई एम एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप बोल के, ठीक है। एनी स्टूडेंट हु डिसकंटिन्यूज द स्टडीज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द यूजीसी विल हैव टू refund the whole amount through the e-mode, that is RTGS or NEFT, directly to the UGC account. तो इसका मतलब ये है कि बाई चांस आपका कोई रीजन हो गया, शादी हो गई या कुछ रीजन है कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो जितना भी आपके ऊपर यूजीसी ने खर्चा किया है ना, जो भी मंथली आपको मिल रहे थे पे, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा. यू हैव टू रिफंड इट इन द यूजीसी अकाउंट. आपको भेजना पड़ेगा पैसा वापस, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग नाउ, ठीक है. An awardee would be allowed to continue or renew his or her scholarship if he or she changes the course of study to another stream, that is law, fashion, technology, etc. Student pursuing courses in which the duration is 5 years would get scholarship at the prescribed rates for the duration of the course. So जो भी बच्चे अपने कोर्स चेंज करते पढ़ते पढ़ते, होता ना फर्स्ट ईयर में एक कोर्स होता है एंड देन दे चेंज टू अनदर कोर्स इन द सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर, तो उनका क्या होगा, वो अपना स्कॉलरशिप कंटिन्यू या रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ स्टडी, एंड जो भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी में जिस तरीके का लागू होगा स्कॉलरशिप, वही आपका कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है. और 5 साल के ड्यूरेशन वाले कोर्सेज जो होते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप उसी हिसाब से दिया जाएगा. Students changing their college or institution of study would be allowed to continue renew the scholarship provided the course of the study and the institution is recognized, subject to the condition that the scholarship will not be paid twice for the same year of the study. तो बच्चे अगर ठीक है कोर्स चेंज करें तभी आपको रिन्यूअल मिल रहा है, आपको कंटिन्यूएशन मिल रहा है स्कॉलरशिप में, लेकिन अब भाई आपका क्या प्रॉब्लम हो गया और आप चेंज करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है वो कर देंगे आपका वो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन यूजीसी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंतर्गत आना पड़ेगा, रिकग्नाइज्ड होना पड़ेगा अंडर यूजीसी, ठीक है. एंड अब सपोज आप लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर एक कॉलेज में पढ़ लिया एंड नाउ सेकंड ईयर आपको किसी और दूसरे कॉलेज में जाना है, लेकिन आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही मिल रहा है दूसरे कॉलेज में, यू हैव टू कंटिन्यू द सेम कोर्स फर्स्ट ईयर से ही, तो ये स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर के लिए पे नहीं करेंगे वो लोग, आपको सेकेंड ईयर से पेएबल होगा, ठीक है. बार बार एक ही ईयर के लिए वो ट्वाइस पे नहीं करेंगे, ठीक है. इन केस द स्कॉलरशिप इज कैंसल्ड फॉर एनी रीजन, द डिसीजन ऑफ द यूजीसी विल बी फाइनल. अब किसी रीजन से आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया तो डिसीजन ऑफ यूजीसी, जो भी डिसीजन यूजीसी लेगा वही फाइनल होगा. इन द इवेंट ऑफ द डीनोटिफिकेशन और डिलीशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, द स्कॉलरशिप विल continue to be available to the students already admitted under the scheme, if otherwise eligible, till completion of the course. तो फिर क्या होगा अब यहाँ पे कि मतलब कोई भी डिनोटिफिकेशन या डिलीशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से होता है, तो द स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू टू अवेलेबल ऑफ द स्टूडेंट. जो भी बच्चे वहाँ पे स्कॉलरशिप एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, उनको स्कॉलरशिप मिलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उस स्कीम में या उस कोर्स में पहले से ही एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो एलिजिबल होंगे जब तक उनके कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है. The scholar will be allowed to transfer his or her place of study as well as the course only once in the entire tenure of the scholarship. एक ही बार, या तो एक ही बार चेंज कर सकते हैं कोर्स या प्लेस ऑफ स्टडी, ठीक है. ये नहीं कि बार बार अभी फर्स्ट ईयर में एक, सेकंड ईयर में दूसरा, थर्ड ईयर में तीसरा, ऐसा नहीं हो सकता. वंस यू कैन चेंज यू विल गेट द स्कॉलरशिप, एंड वंस यू कैन चेंज द कॉलेज दैट इज ऑल्सो एलिजिबल. आप एक बार कॉलेज चेंज करोगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कंटिन्यू होगा, रिन्यू होगा, लेकिन बार बार नहीं होगा. इफ द स्कॉलर स्विचेस फ्रॉम जनरल डिग्री कोर्सेज टू टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ जनरल डिग्री कोर्स ओनली एज इनिशियली सैंक्शनड. अब ये भी देखिएगा कि आप सोचते होंगे पहले मेरे को जनरल डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल गया, मुझे 5400 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, अब आई विल गो टू एनी प्रोफेशनल कोर्स, मेडिकल कोर्सेज में, उसमें एडमिशन मतलब ट्रांसफर कर लूंगा एंड देन आई विल गेट द स्टिपुलेटेड अमाउंट जो भी है उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए मुझे वो मिल जाएगा. तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आप पहले जनरल कोर्स के लिए एलिजिबल हुए थे, एलिजिबिलिटी आपका जनरल कोर्स का है, तो आपको वही अमाउंट मिलेगा जो जनरल अमाउंट वालों को जनरल कोर्स वालों को मिलेगा, ठीक है. अगर आप चेंज भी कर रहे हो कोर्स टू अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल और
टेक्निकल फील्ड, फिर भी नहीं मिलेगा आपको. यू विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द amount of general degree course only. Okay, if he or she switches from the technical to the professional courses to general degree course, he would be entitled for the amount of general degree course only. तो यहाँ देखिए आप कैसा है, जनरल से आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको जनरल का ही अमाउंट मिलेगा स्कॉलरशिप का. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं और आपको स्विच करना है जनरल कोर्स में, then your scholarship will be reduced to जनरल डिग्री कोर्स ओनली. आपको फिर वो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स वाला जो अमाउंट पर मंथ मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा, आपको जनरल डिग्री वाला मिलेगा अगर आप चेंज कर रहे हो तो. ठीक है. Now procedure for disbursement. Disbursement का प्रोसीजर क्या है? Scholarship as certified by the institution identified under this scheme will be paid to the selected students by the UGC through DBT, that is direct benefit transfer mode, and will be transferred to the bank account of the beneficiaries. The list of designated branch of the UGC identified agency is available in the UGC portal, that is www.ugc.ac.in. तो मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे जो भी एलिजिबल होगा उनको डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू यूजीसी के तरफ से क्या मिलेगा, पैसे जो भी मिलते हैं स्टिपुलेटेड अमाउंट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं बैंक अकाउंट में, एंड वो बच्चे के बैंक अकाउंट में जाएगा. एंड द लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ यूजीसी, जो भी यूजीसी के ब्रांचेस है उन्हीं इंस्टीट्यूट कैंपसेस बैंक्स में आपको अकाउंट होना पड़ेगा और आपको वहीं पे ही ये अवेलेबल कराया जाएगा यूजीसी पोर्टल के अंदर, दैट इज यूजीसी www.ugc.ac.in में. आपको इस चीज़ के बारे में सारा चीज़ डिटेल में बताया गया है, कौन से इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है, कौन से बैंक से आपको किस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, सारा चीज़ इसमें दिया गया है. The awardee is required to approach the designated branch along with a copy of the award letter and joining report with photograph, address, and contact number in the prescribed FOPOMA as the annexure 1. तो फर्स्ट एनेक्चर में क्या क्या है कि आप एक जा रहे हो, आप अप्रोच कर रहे हो किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच में. ठीक है, तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, अ कॉपी ऑफ द अवार्ड लेटर जो आपको मिला है स्कॉलरशिप का, ज्वाइनिंग रिपोर्ट इस दिन से ज्वाइन करना है विद फोटोग्राफ. ठीक है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका, एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप लेके उस जो भी डेजिग्नेशन जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन या क्या कहते हैं ब्रांच सॉरी बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा. The awardee is also required to submit the following documents to the designated branch of the UGC designated bank at the stipulated period of interval. तो आप ये तो आपका हो गया इंस्टीट्यूशन में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो वहां पे आप लेके जाओगे. फिर यूजीसी के द्वारा जिस बैंक में आपका अकाउंट खोलना है बोल के वो डिसाइड करके आपको बताएंगे, वहां पे आपको क्या क्या लेके जाना है. द अप्रूव्ड एजेंसी में वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द रिकॉर्ड्स बिफोर डिसबर्सल ऑफ फंड्स. तो जो भी पेपर आप लेके जा रहे हैं, ये सब पेपर्स आप लेके जा रहे हैं, सबसे पहले बैंक क्या करेगा, अप्रूव करेगा कि भैया ये पेपर सही है या नहीं है, बिफोर आपको फंड के लिए रिफर करने से पहले सारा अप्रूवल होगा. Number 1, at the end of every 3 months, the scholar shall submit a continuation certificate in the prescribed performa. ठीक है, तो एवरी 3 मंथ्स, पहले भी हमने ये बात की थी, 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स में वो जो बच्चा को स्कॉलरशिप मिला है उसे अपना कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना होगा, सिग्नेचर साइंड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. ठीक है. Annexure 2 में क्या है, दिस विल मेक द awardee eligible to draw the scholarship for the next 3 months. ये क्यों है ऐसा, बिकॉज आफ्टर दिस ओनली द awardee और द स्टूडेंट जिसे स्कॉलरशिप मिला है वो पैसे निकाल सकेंगे, स्कॉलरशिप विड्रॉ कर सकेंगे, स्कॉलर्स अपने पैसे विड्रॉ कर सकेंगे. ठीक है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर ऑफ द अवार्ड or scholarship, the concerned scholar or awardee shall submit copy of his or her mark sheet, certified results and performa for renewal, annexure 2 for the next year of the study. तो अब आप आपका सपोज फर्स्ट ईयर आप पास आउट करिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ द मार्कशीट, सर्टिफाइड रिजल्ट्स जो भी आपका है, परफॉर्मा ऑफ रिन्यूअल ऑफ annexure 2 फॉर नेक्स्ट ईयर, कि मैं आई एम कंटिन्यूइंग द कोर्स एंड मैंने अच्छे मार्क्स से पास किया है, मेरा कंडक्ट ये है, मेरा अटेंडेंस ये है, सारे चीज आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा फॉर
to for yourself to be eligible for scholarship for the next year. ठीक है, after completion of the course a copy of the degree awarded is required to be submitted to the UGC designated agencies. तो आप जब आपका जब कोर्स खत्म हो जाता है, जब डिग्री मिल जाती है आपको, तब क्या होगा, आपको वो डिग्री क्या करना है, वहाँ यूजीसी से जिस भी डेजिग्नेटेड एजेंसी या जिस भी बैंक में आप आपसे आपका वो अकाउंट है, वहाँ पे आपको ये कॉपी देना होगा, वहां पे आपको सबमिट करवाना होगा. ठीक है, नोट, द अप्रूवल एजेंसी में वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ रिकॉर्ड्स बिफोर डिसबर्सल ऑफ फंड्स. दैट इज ट्रू. अगर एजेंसीज या बैंक्स अगर जेन्युइननेस है, ये जेन्युइन है, ये सही है, ये पेपर्स जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, डिग्रीज या रिजल्ट्स या आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है, या फिर आपका अटेंडेंस का जो भी पेपर है, वो सब जेन्युइन है या नहीं है, ये तो ऑब्वियसली एजेंसी वेरीफाई करेगा ही, है ना. तो बिफोर गिविंग यू ऑल द फंड, द डिसबर्समेंट, और आपको पैसे मिलने से पहले ये सारा चीज रिकॉर्ड चेक करके प्रॉपर जेन्युइन है या नहीं है, करें होने के बाद ही सिर्फ आपका फंड्स डिसबर्सल होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज इम्प्रिंट. ये था हमारा, अभी तक हमने सॉरी ईशान उदय के बारे में हम लोग कर रहे थे, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो इकोनॉमिकली थोड़े लो पीपल है, उन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया था. नाउ दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रिंट. इम्प्रिंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MHRD supported PAN IIT plus IISC joint initiative to address the major sciences and engineering challenges that India must address and champion to enable power and embolden the nation for inclusive growth and self reliance. तो ये नया है. ठीक है, इम्प्रिंट नया है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. ये क्या है, ये पैन आईआईटी एंड आईआईएस साइंस, जो आईटी और साइंस वालों को मिक्स करके, साइंस और इंजीनियरिंग वालों को मिक्स करके एक नया चैंपियन बनाने का, या चैलेंजेस फेस करने का, नेशन को एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली फील्ड में, या आज के डेट में अगर देखा जाए हम लोग, तो हम लोग के सेक्शन में आईआईटी और साइंस को कंबाइन करके ही स्टडीज आगे किया जा रहा है. अभी जो नया MHRD का जो रूल आया है, उसमें बच्चों को छोटे से ही कोडिंग वगैरह सिखाया जा रहा है. तो ये सब चीज यहीं से निकल के आ रहा है. ठीक है, बिकॉज वी नीड दैट कोडिंग और ये डेटा साइंस, ये सब हमें बहुत जरूरत आने वाली है आगे दिनों में. इसीलिए दिस इज ये जॉइंट करके नया एक इम्प्रिंट ने, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MHRD ने अपनी तरह का एक फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है. ठीक है, this novel initiative with twofold mandate is aimed at developing new engineering education policy. ठीक है, इंजीनियरिंग के फील्ड में नया अपन लाने के लिए, नया एजुकेशनल पॉलिसी लाने के लिए, and creating a roadmap to pursue engineering challenges. Imprint provides the overarching vision that guides researchers into areas that are predominantly socially relevant. तो ये क्यों ऐसा क्या कराया गया, बिकॉज country must be thinking, or the government, or the whoever concerned people are thinking that engineering challenges जो imprint के through challenges सॉल्व किए जाएंगे, वो क्या है कि दे कैन गाइड रिसर्चेस इनटू एरियाज दैट वो पहले सोशली रिलेवेंट नहीं करता था, अब वो रिलेवेंट करने के लिए, उसे साथ साथ लेके चलने के लिए ये नया एक इम्प्रिंट बोलकर स्टार्ट किया गया है एक स्कीम. ओके, दैट इज अलॉन्ग विद आईआईटी एंड साइंस, दोनों को मिक्स करके एक नया ज्वाइन करके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है MHRD के तरफ से. What is Imprint India? The initiative Imprint India is a pan IIT and II science joint collaboration to develop a blueprint for research of immediate relevance of society, requiring innovation, direct scientific research into identified areas, ensure higher funding support for research into these areas,
and measures outcomes of the research efforts with reference to the impact of the standard of living in rural and urban areas. तो इसमें क्या है, आईआईटी और साइंस को मिक्स करके एक ब्लूप्रिंट डेवलप कराया जा रहा है, जिससे रिसर्च फील्ड में एक सोसाइटी को जो अभी के अभी लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर जो भी इनोवेशंस चाहिए, जो भी हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, इस टाइप का इनोवेशन कर सके, डायरेक्ट साइंटिफिक रिसर्च कर सके, आइडेंटिफाई एरियाज किस एरिया में, रूरल हो या अर्बन एरियाज, किस जगह पे ये चाहिए हमें इनोवेशन, ये सारा चीज क्या करता है, ये इम्प्रिंट तय करता है। ठीक है, इम्प्रिंट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2015 with a view to provide solutions to the most relevant engineering challenges by translating knowledge into viable technology, that is products and or processes in 10 selected technological domains, namely healthcare, energy, sustainable habitat, nanotechnology, hardware, water resources and river systems, advanced materials, information and communication technology, manufacturing, security and defense, and environmental science and climate change. तो इन 10 सिलेक्टेड जो डोमेन्स या टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो जो ये 10 टॉपिक्स है, इसमें चेंजेस लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इम्प्रिंट को क्या किया गया था, इम्प्रिंट को लॉन्च किया गया था। दैट इज हेल्थ केयर, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नैनो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, वाटर रिसोर्सेज, रिवर सिस्टम में चेंजेस, एडवांस मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एनवायरमेंटल एंड साइंस एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो ये सब है जो 10 सिलेक्टेड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स जिसमें इनोवेशन एंड प्रोग्रेस लाया गया था इम्प्रिंट के द्वारा. It is still continuing. So hope you like the video. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Dive to Learn. Thank you.